हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर आशीष साहू और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सौरभ मौर्य और इनका अभी वाले नीट पीजी में 2023 में आया है ऑल इंडिया रैंक 5067 और मार्क्स थे 573। तो आज हम इनसे बात करेंगे इनका क्या क्या प्रिपरेशन था, क्या क्या माइंडसेट था और रिज़ल्ट के बाद क्या था, जो भी था ये पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यूजी के टाइम पे क्या था, मतलब आप कहाँ से कोचिंग किए थे, क्या आपका ड्रॉप था और किस तरह से आपका कितना रैंक आया था और कॉलेज सेलेक्ट पीटी जैनम मेडिकल कॉलेज कैसे आप सेलेक्ट किए थे? मेरा 2 ड्रॉप है बेसिकली। फर्स्ट ड्रॉप मैं लिया था करियर पॉइंट में, उस समय उतना पढ़ा नहीं था। बेसिकली मैं फ़िज़िक्स नहीं पढ़ा था तो फर्स्ट ड्रॉप में नहीं हुआ। सेकंड ड्रॉप मैं एलएन से किया था, उस बार हो गया था। 538 मार्क्स थे। ऑल इंडिया कोटा से पीटी जैनम उठाया था, गलती से मिला था, मतलब क्यों 16th ऑप्शन था पीटी जैनम मेरा, तो वो था। बाकी स्टेट से भी मिल जाता है एमपी से, बट वहाँ काउंसलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो फिर इन दी एंड रायपुर ही लिया मैंने। तो अब जानते हैं कि जब कॉलेज में यहाँ पे आ गए तो फिर आपने पढ़ाई कैसे शुरू की, मतलब कि शुरू से ही एकदम अच्छे से पढ़ाई शुरू की और फिर टेस्ट वगैरह में यानी कि पीसीटी वगैरह में और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कैसा रिज़ल्ट था फर्स्ट ईयर में ख़ास तौर से? इनिशियली फ़र्स्ट ईयर में आया था तो था मतलब पढ़ने का था, और एन आर्ट मेरा थोड़ा फेवरेट सब्जेक्ट था क्योंकि स्केचिंग हो जाता है तो चल जाता है। 3D ओरिएंटेशन वाले सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं मेरे को। तो फर्स्ट ईयर तो मतलब मैं बहुत लेट ज्वाइन किया था। बैच में सबसे लास्ट मैं और अमन ही ज्वाइन करे थे और 15 शायद 1 महीने बाद पीसीटी था। मैं 1 हफ़्ता यूट्यूब देख के चले गया और पास भी हो गया। मतलब उतना पता नहीं चला था कि बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पास होना, पर मैं पास हुआ। मेजॉरिटी लोग फेल हुए। मैं बोला वाह ये तो अच्छा सब्जेक्ट है, मेरे लिए ही बना है एन आर्ट। तो फर्स्ट ईयर में एन आर्ट बहुत पढ़ा। एन आर्ट मतलब BD84 और इससे पढ़ा था, नेटर से, और फिजियो भी मैं गाइटन से पढ़ा था। बायोकेमिस्ट्री पढ़ा नहीं था बिल्कुल नहीं पढ़ा था। बायो में ले ली गई थी मेरी बायोकेमिस्ट्री में। तो फर्स्ट ईयर अच्छा था। मतलब बेसिकली मैं थ्रू आउट MBBS जर्नी हर एवरी प्रॉफ में ना कोई 1 या 2 सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड बुक पढ़ता था जो मेरे को पसंद है। जैसे फर्स्ट ईयर में एन आर्ट और फिजियो पढ़ा था, सेकेंड ईयर में रॉबिन्स पढ़ा था और KDT फार्मा में पढ़ा था, थर्ड ईयर में पार्क तो सभी पढ़ते हैं, और फाइनल ईयर में लव एंड बेली क्योंकि सर्जरी मेरे को पसंद था, और गाइनी ऑप्स का भी स्टैंडर्ड बुक ही पढ़ा था। तो मतलब ठीक था, मैं बेसिकली पढ़ता था एकदम। लास्ट में मैं पढ़ने वालों में से नहीं हूँ क्योंकि मेरे को पता है मैं लास्ट में पैनिक करता हूँ और पैनिक में मैं पढ़ता नहीं हूँ। मैं गेम खेलने लग जाता हूँ, सो जाता हूँ तो मैं लास्ट में नहीं पढ़ सकता। इसलिए मैं थ्रू आउट द ईयर ना थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। आखिरी में चेल मारता था, मेरा रूममेट पढ़ता था और मैं सो जाता था। और रिज़ल्ट कैसा रहता था प्रॉफ में? रिज़ल्ट मेरा वही 60-65% के बीच में ही रहता था। तो वो तो बहुत अच्छा है, मतलब देखा जाए तो। हाँ बोल सकते हैं। यहाँ वैसे भी यूजी में कौन ही इतना ध्यान देता है, बट ठीक है। मतलब आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ता था मैं। ऐसा कभी मतलब थ्रू आउट MBBS जर्नी ऐसा नहीं रहा मेरे को कि ना पैनिक करता था मैं पेपर में। पढ़ के चले जाओ, पास तो सभी को कर देते हैं। बहुत ज़्यादा ही होगे, गड्ढा करके आओगे तो भी फेल करेंगे, नहीं तो पास हो जाते हैं। मतलब आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ता था मैं, स्ट्रेस नहीं लेता था यूजी में अपने। और फिर जानते हैं कि लास्ट ईयर जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था नीट पीजी का, वो आपका कैसा गया था? आपका कितना रैंक आया था उसमें? लास्ट ईयर तो ऐसे ही मजाक में ही दिया था। एग्ज़ाम हॉल में सो भी गया था मैं, तो उसमें 25,000 आया था मेरा। अच्छा अटेम्प्ट नहीं था इसलिए ड्रॉप ले लिया क्योंकि मेरे को लगा कि बेटर कर सकता हूँ। तो फिर जैसे कि 25 तो एक तरह से एक अच्छा रैंक है ना, तो काफ़ी लोग 25, जैसे इस साल उनका 25 आया होगा तो वो सीट उठा रहे होंगे। तो फिर लास्ट ईयर एक तो 25 जैसे एक अच्छा रैंक है, तो आप इंटर्नशिप के टाइम, क्योंकि इंटर्नशिप के टाइम काम रहता है, तो उस टाइम आप पढ़ाई कितना किए थे, कैसे मैनेज किए थे? मैं इंटर्नशिप के स्टार्टिंग में पढ़ा था अगस्त सितंबर तक, ठीक था। उस समय माहौल अच्छा था, पढ़ा था। फिर उसके बाद अचानक से पढ़ाई छोड़ दिया। फिर ऐसा होता है ना, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी आ जाता है कि कॉलेज लाइफ ख़त्म हो रही है, तुमको एंजॉय भी करना है, तुम्हारे दोस्त भी चले जाएंगे, तो ना बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है मैं गलती भी किया, क्योंकि अगर मैं डेली 4-5 घंटे पढ़ा होता तो बेटर रिज़ल्ट आ जाता। बट ठीक है, तो कोई नहीं। तो मतलब मैं फिर वही इनिशियली 3-4 महीने पढ़ा था, क्लिनिकल सब्जेक्ट ही पढ़ा था फाइनल ईयर, और फिर लास्ट के 2 महीना मेरा PSM पोस्टिंग था, तो उसमें टाइम बहुत था, तो बोर लगता था तो मैं पढ़ने ही चले जाता था लाइब्रेरी।
तो उसमें भी क्या कहते हैं, फिर लास्ट में वही मैं क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ा, और क्लिनिकल सब्जेक्ट का वेटेज भी नीट में ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 50-60% वो क्या कहते हैं वेटेज है, तो इसलिए 25,000 आ गया मेरा। बाकी ऐसा कुछ वो नहीं था, बट ये है कि मेरे नोट्स प्रिपेयर्ड थे, मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट 60% नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, तो उतना स्ट्रेस नहीं था। और जैसे 25,000 आया तो जैसे मैंने बोला कि काफ़ी लोग सीट उठा लेते हैं, और मेरे ख्याल से लास्ट ईयर भी इतने में मॉपअप में अच्छी ब्रांचेस मिल गई थी यहाँ से भी। तो लास्ट ईयर क्या सोच के सीट जाने दिया और ड्रॉप लेने का क्यों सोचा? एक तो ना लास्ट ईयर का काउंसलिंग भी बहुत देर से स्टार्ट हुआ था ना, ऑलमोस्ट अगस्त-सितंबर चालू हो गया था, तो डिसाइड तो पहले से ही करना था ना कि सीट उठाना है कि नहीं उठाना, क्योंकि काउंसलिंग में अगर लग जाओगे, तुमने एक बार सोच लिया कि सीट उठाना है ना, तो मेंटली पढ़ने का मन नहीं करता। एक वो था डिसीजन, और दूसरा ये था कि 25,000 मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं था, मैं क्योंकि कम पढ़ के दिया था, मेरे को पता था उससे बेटर हो जाएगा, तो एक सेकेंड रीज़न ये था। और लास्ट तो क्या कहते हैं ये भी था कि स्टेट से ही मिलेगा और सर्जिकल ब्रांच मोस्ट प्रोबेबली मिलेगा, तो बॉन्ड और ये सब भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से नहीं लिया मैं, वरना क्योंकि शायद ऑर्थो उठा था यहाँ से मॉपअप में है, तो मॉपअप भी बहुत देर तक हुआ था ना, मॉपअप शायद नवंबर-दिसंबर तक गया था, जनवरी तक भी हाँ, मेरे ख्याल से तो उतना लेट गया था, तो अगर मैं इस सब चीज़ के पीछे पड़ा होता तो मेरा इस बार रिज़ल्ट नहीं आया होता, तो मैं पहले ही मेंटली बना के रखा था कि ड्रॉप लूँगा ही मैं, क्योंकि उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं है जो मेरे को चाहिए था। तो फिर जब ड्रॉप लिया तो फिर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ड्रॉप लिया तभी पढ़ाई शुरू की, पहले से ही पढ़ रहे थे, तो एक्चुअल में कब पढ़ाई शुरू की? MBBS के टाइम से किए कि इस इंटर्नशिप के टाइम से किए? और जब आप ड्रॉप में थे तो उस टाइम आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी नीट PG प्रिपरेशन के लिए? प्रिपेयर तो मतलब डैम्स में ज्वाइन किया था 3rd ईयर में, बेसिकली सभी करते हैं, तो नोट्स मेरा ऐसा था कि डैम्स में प्रॉपर जाता था, नोट्स मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट के बने थे। फिर फाइनल ईयर में क्या कहते हैं लॉकडाउन लग गया, तो मोर देन इनफ टाइम था, तुम पढ़ो, मतलब दिन ही नहीं गुजरता था, तुम कुछ भी नहीं करोगे तो पढ़ लेता था मैं। तो उस समय मैं मैरो लिया था, मैं क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट में मैरो ही किया था, सर्जरी, OBGY और 1 या 2 शॉर्ट सब्जेक्ट उस समय, मतलब ऐसे किया था। तो इनिशियली मेरा ऐसा है कि बहुत सारे नोट्स बन गए थे, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स नहीं टच किया था, और जो थोड़े बहुत सब्जेक्ट नहीं टच किया था वो मैं ड्रॉप में स्टार्ट किया था। तो ड्रॉप में एनआर्ट, फिजियो, बायोकेम और फिर क्या था ऑप्थेल ENT नहीं किया था, तो वो मैं ड्रॉप ईयर में किया, और जल्दी से जल्दी एक बार पूरा घुमाया था 3 महीने में, कि कब से चालू किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, मतलब 4 महीने में एक बार पूरा रीड किया था। और फिर एम्स नवंबर था, तो तब मेरा टारगेट था कि एम्स नवंबर से पहले मैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर एक बार और देख लेता हूँ, क्योंकि बट एम्स की तरफ ज़्यादा फोकस था, नीट के हिसाब से नहीं देखा था, तो वो मैं फर्स्ट एड से पढ़ा था। फर्स्ट एड बहुत अच्छा है अगर बायोकेम वगैरह पढ़ना है तो वहाँ से मैं, मतलब हाँ, मैं फर्स्ट एड थोड़ा लेट स्टार्ट किया, तो उसमें भी थोड़ा मेरा टाइम वेस्ट हुआ, बट बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म में, फर्स्ट एड बेटर है, तो वो इतना था। तो फिर अब देखो क्या होता है, ये काफ़ी लंबी जर्नी होती है, बहुत अप्स एंड डाउन्स तो एकदम आते ही रहते हैं, कभी कभी आप एकदम डिमोटिवेट हो जाओगे कि अरे यार अब नहीं करना है करके तो आप कैसे कंसिस्टेंसी कैसे मैनेज करते थे, और आपका रूटीन क्या रहता था उस टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे? वैसे तो मतलब मेरा रात में जगने का वो था, बट यही है, रात में ना बहुत लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा अकेले ना फिर मज़ा नहीं आता। लाइब्रेरी में जाने का बेसिक ये है कि आसपास तुम पढ़ते हुए लोगों को देखोगे ना, तो एक मोटिवेशन रहता है कि टाइम वेस्ट नहीं करना, एटलीस्ट 4 लोग देख रहे हैं तुमको, स्पेशली जूनियर, तो भाई वहाँ थोड़ा ना होता है। तो लाइब्रेरी जाना मैं प्रेफर किया पहले तो, क्योंकि रूम में मैं 1 महीना पढ़ा था, मेरा 6 घंटे से मैक्सिमम पढ़ ही नहीं पाता था मैं रूम में, तो मैं लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किया। वहाँ एटलीस्ट तुम 8 to 10 आवर मतलब एवरेज दे देता था मैं, तो लाइब्रेरी जाना फर्स्ट था। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का तो यही था, मैं मतलब बहुत मेरा रूटीन और टाइम टेबल ना बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रहता था, मतलब एक मैं मंथली रूटीन टाइम टेबल बनाता था, जिसमें कि इस मंथ में मेरे को ये सब्जेक्ट करने हैं, फिर उसको वीकली डिवाइड करता था कि इस वीक में ये सब्जेक्ट करने हैं, फिर डेली, और मैं डेली का जैसे आज सो के उठाऊँ तो आज मेरे को आर्ली क्या क्या करना है, मैं उसका भी टाइम टेबल बनाता था कि इस घंटे में मेरा इतना सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, इतना हो जाना चाहिए। नहीं तो क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूँगा ना तो मैं डिले बहुत करता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेटर खतरनाक वाला हूँ मैं, देखूँगा कि 1 घंटे में, फिर बोल दूँगा इसको तो थोड़ा फास्ट करके मैं 2 घंटे में पूरा निपटा दूँगा, फिर टाइम वेस्ट होता है, मेरे को पता है मैं वैसे ही कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं
टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्ट रखता था, और टाइम टेबल 80% भी तुम्हारा फॉलो हो रहा है ना तो तुम अच्छी जर्नी में हो। अगर 50% भी नहीं हो रहा तो तुम या तो टाइम टेबल अपने स्पीड देख के टाइम टेबल बनाओ। कई लोग ना ओवर मोटिवेट होके बहुत अच्छा टाइम टेबल बना देते हैं, पहले दिन ही कुछ भी फॉलो हो नहीं होता, और डीमोटिवेट होके ना सब ड्रॉप कर देते हैं, तो वो बहुत गंदा तरीका है। और कई लोग ना बहुत स्लो टाइम टेबल बनाते हैं, मतलब ना आराम से पढ़ेंगे बट इवेंचुअली लगता है कि कवर नहीं हो पाएगा, तो वो भी गंदा है बहुत। वो ना सबको अपने अपनी तरफ से असेस करना होता है कि उनका स्पीड कैसा है और उन लोग का कंसंट्रेशन कैसा है। तो कंसिस्टेंसी मेरा टाइम टेबल की वजह से ही बनता था। और जैसे कि हम तो बॉन्ड वाले हैं, हम लोग तो कर ही रहे थे कहीं ना कहीं बॉन्ड। आप भी कहीं पे, जैसे आप तो ऑल इंडिया कोटा से हैं, आपका कोई बॉन्ड था नहीं, तो कहीं पे ज्वाइन किए थे, जॉब वगैरह कर रहे थे कि क्या था? नहीं, जॉब तो मेरा ऐसे ही टेम्परेरी था, उसमें ज़्यादा इनपुट नहीं था, 2 घंटे जाना रहता था, तो वहाँ पे भी लाइब्रेरी था तो मैं पढ़ लेता था। जॉब मेरा मतलब पढ़ाई से इंटरफेयर बिल्कुल नहीं किया, जॉब बहुत चिल था, अपने हिसाब से मैं एडजस्ट कर लेता था जॉब भी, तो उसका स्ट्रेस नहीं था जॉब का। और फिर जो कांस्टेंट बीच में जीटी देते थे, ग्रैंड टेस्ट, वो कितने दिन के इंटरवल में देते थे और उसमें कितने मार्क्स आते थे आपके, और उसको फिर आप कैसे रिव्यू करते थे, वो वाली स्ट्रेटजी? क्योंकि मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिव्यू भी करना चाहिए आपको ये सब। टेस्ट तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मैं टेस्ट में ना स्टक था। मतलब इनिशियली स्टार्ट किया था तो पहले टेस्ट में 100 और 110 था, फिर बहुत जल्दी 125 टच करने लगा। बट एक वो ना प्लेटू फेज़ होता है, उसमें ना बहुत सारे लोग स्टक होते हैं, मुझे लगता था मैं ही हूँ, बट फिर जब ना देखा सब 120-125 में स्टक रहते हैं, और उसके बाद ना ब्रेक थ्रू होता है। तुमको ना बहुत अच्छे से एनालाइज करना होता है कि तुम कहाँ पे गलत कर रहे हो। और मतलब ये मैं अपना गलती ऑलमोस्ट दिसंबर में पकड़ा कि मैं सर्जरी में कम फोकस कर रहा था। सर्जरी में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था क्योंकि यूजी में मेरा बहुत अच्छा था, तो मैं सर्जरी में देखा मेरा 25 में ना 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या फिर कई बार तो उससे भी कम। तो मैं तुरंत सर्जरी 1 वीक में पढ़ा, और मेरा उसके बाद थोड़ा शूट किया, 130-135 टच करने लग गया। और लास्ट में मतलब ऑलमोस्ट जनवरी के एंड तक रिज़ल्ट जब देता था तो 145-150 तक टच करने लग गया, तो ठीक था। मतलब मेरे हिसाब से मेरे को लगा कि अब हो जाएगा करके, तो वैसा था। बट सबका ना एक प्लेटू फेज़ आता है, और उसमें ना बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा तुमको भी, जब तुम जाओगे फ्रस्ट्रेशन होगा कि हो क्यों नहीं रहा है, ये भी पढ़ ले रहा हूँ वो भी पढ़ ले रहा हूँ। उसमें ना बहुत केयरफुल एनालिसिस करना होता है। कई लोग सिली मिस्टेक ज़्यादा करते हैं, हर सब्जेक्ट में छोटा जब जाता है ना तो तुमको गलती पकड़ में भी नहीं आएगा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कि अगर तुम सिली मिस्टेक कर रहे हो। और या फिर सब्जेक्ट वाइज, मैरो में ये अच्छा है कि उन लोग सब्जेक्ट वाइज दे देते हैं ना, तो तुम असेस कर सकते हो कि तुम्हारा परसेंटाइल वाइज भी, मतलब बाकी भी गलत करें उतना कि तुम ही बस गलत कर रहे हो, तो वो भी बेटर रहता है। तो उस हिसाब से ना बहुत केयरफुल एनालिसिस करना होता है कि तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा वीक है, कहाँ तुम इम्प्रूव कर सकते हो। और टेस्ट मतलब टेस्ट देने का मेंटेलिटी यही होना चाहिए कि तुम्हारा प्रोग्रेस होना चाहिए। लोग ना टेस्ट को, बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव वे में टेस्ट को देते हैं, वो ना डोपामिन लेते हैं टेस्ट से कि अच्छा आ गया तो बहुत अच्छा आ गया, उड़ने लग जाएंगे, गलत आया तो एनालिसिस नहीं का। एनालिसिस तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम एनालिसिस नहीं कर रहे हो ना तो फिर मतलब नहीं है तुम्हारा टेस्ट देने का। तुम डिसअपॉइंट हो गए, ठीक है, ख़राब गया, डिसअपॉइंट हो गए, चलेगा, थोड़ा इधर उधर करके आ जाओ, घूम के आ जाओ, बट उसको देखो, छोड़ो मत। ख़राब गया है, टेस्ट ही रेक्टिफाई करते जाओगे ना, बहुत इम्प्रूव होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि तो टेस्ट के टॉपिक्स भी ऐसे, उन लोग टेस्ट भी ऐसे बनाते हैं ना, उसमें टॉपिक वो देते हैं जो पेपर में ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो एटलीस्ट तुम वो टॉपिक ही देखते जाओगे ना, तुम्हारा इवेंचुअली बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे रिकेट्सिया से एक क्वेश्चन आएगा ही, और उसका कुछ, अगर तुम रिकेट्सिया का डब्बा नहीं पढ़े हो तो गलत होगा ही। मेरा भी यही था, मैं ना रिकेट्सिया बोर लगता था, क्या पढ़ेगा, सूसू गमूसी, और ये दिमाग ख़राब हो जाता था मेरा ये पढ़ के। आखिरी में इन्हीं सेट में सूसू गमूसी आया भी था। तो ना एक दिन मैं बैठा, रिकेट्सिया का डब्बा बनाया, उसके बगल जितने बग्स होते हैं उनके, ये रेडुई बग और बाकी सारे हार्ड टेक, सॉफ्ट टेक, इन सब को वहीं पे डाला, और इनसे बाकी डिजीज़ क्या क्या होती उसी पेज में डाला। मैं बोला इसको रटूंगा, इसके आगे पीछे नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद मेरा रिकेट्सिया का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। वो तो कुछ को टॉपिक ना बहुत, एसटीडी किट्स तुमने इग्नोर किया, एसटीडी से 5 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, और एसटीडी किट नहीं पढ़े तो भाई बहुत गलत करे, क्योंकि वो ओपीडी में भी तुम ट्रीट करते हो, और वो आना चाहिए, वो बेसिक है, तुम डॉक्टर हो तो एसटीडी किट आना ही चाहिए। तो एसटीडी किट से क्वेश्चन भी आया था, वो कंट्रोवर्शियल हो गया था, ग्रीन है कि रेड है, ग्रे है, सब लड़ने लग गए थे। बट हाँ, एसटीडी से क्वेश्चन आता ही है। मैं अपने सारे दोस्त को बोला था, मैं पेपर में खुद कंफ्यूज हो गया था कि 1 में ग्रे होता है कि ग्रीन होता है। समझ रहे हो, तुम इतना पढ़ लोगे पेपर में, इतना छोटे चीज़ में कन्फ्यूजन होता है ना। तो टेस्ट दे के ना यही सब चीज़ें ना
ब्रशअप होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें कि बेटर होती जाएंगी। तुम जैसे सोचते थे, जैसे मैं किट पढ़ लिया, कलर पढ़ लिया और ड्रग्स भी पढ़ लिया था मैं साथ में। ड्रग्स कभी नहीं पूछते बट ड्रग्स भी मैं पढ़ लिया था, बट इन दी एंड मैं कन्फ्यूज़ कहाँ हुआ, मैं निमोनिक GGY बनाया था, जी से ग्रे होता है कि ग्रीन होता है, उसमें कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें ना तुमको टेस्ट दे के ही समझ में आएगा। नहीं दोगे टेस्ट तो ना तुम बोलोगे लास्ट में हो जाएगा, नहीं होता है, नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट ब्लंट ट्रुथ है, नहीं होगा। अगर तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो, एनालाइज नहीं कर रहे हो, बहुत दिक्कत है। वो करना, उसमें तो तुम कॉम्प्रो मत करना टेस्ट ऑफ एनालिसिस में। और फिर जब रिवीजन शुरू किए, रिवीजन कब शुरू किए, और आपका एकदम जो लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी रहती है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी रहती है कि हम लास्ट के 2 वीक्स में करेंगे, लास्ट के 10 डेज़ में करेंगे, सबका अपना अपना रहता है। आपका क्या स्ट्रेटजी था रिवीजन का, और लास्ट टाइम जो एकदम रहता है उसका क्या? रिवीजन के लिए बेसिकली सबसे अच्छा ना रिवीजन का टूल तो फर्स्ट एड है। वो यूट्यूब से ही देख के मैं भी सीखा, बहुत अच्छा है। मतलब आई सजेस्ट कि तुम लोग ना कभी भी कोई टॉपिक पढ़ो, एक बार फर्स्ट एड का वो पेज देख लेना। तुम जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे उससे बेटर तुमको ऑलरेडी प्री फॉर्म वहाँ पे शॉर्ट नोट्स, मतलब फ्लो चार्ट, और बहुत प्यारे प्यारे फ्लो चार्ट है। तो फर्स्ट एड मैं बहुत फॉलो किया था, रिवीजन बहुत डिपेंडेंट था फर्स्ट एड पे, और मैं अपना ऐड करते जाता था। आईपैड ले लिया था, उसी में ऐड करते जाओ, टाइम भी बचता है, लिखना नहीं रहता, कॉपी पेस्ट कर लो। तो रिवीजन के लिए ना मटेरियल बहुत अच्छा बना लिया था मैं। बेसिकली ऐसा था कि मेरा लॉन्ग सब्जेक्ट 1 या 2 दिन में कर लेता था, शॉर्ट सब्जेक्ट 1 दिन में 2 से 3 शॉर्ट सब्जेक्ट कर लो, तो वैसा था। और रिवीजन स्टार्ट किया था वही जनवरी, पहला रिवीजन 30 to 45 डेज़ में करो, फिर सेकेंड उसके हाफ में करो, और उसके हाफ में। और रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुमको खुद पता होना चाहिए कि तुम्हारा वीक टॉपिक क्या है, मतलब तुम भूलते क्या हो। मेरा है, मैं बायोकेम, फार्मा आई हेट फार्मा, और ऑप्थल मेरे को पसंद ही नहीं है, और पढ़ा भी नहीं मैं ऑप्थल। तो ऐसा था, बट फार्मा छोड़ना नहीं होता है। फार्मा तुम छोड़ोगे ना 1 महीने बाद सब भूल जाओगे। सेम बायोकेम के साथ है। तो बायोकेम फार्मा मैं बहुत वो बार रिवाइज़ करता था, और इसी को लास्ट के लिए भी बचा के रखा था। बायोकेम फार्मा, पैथो में क्या कहते हैं, अपने म्यूटेशन वाला चार्ट था जो पूरा ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव तो हो जाता है, बट वहाँ से क्वेश्चन एक आता है। तो वो सब भी ना लास्ट में पढ़ना बेनिफिशियल होता है, क्योंकि तुम भूलोगे ही उसको। तुम कितना भी पढ़ लो, लास्ट में नहीं पढ़ोगे, भूलोगे। CD मार्कर का मैं 1 या 2 पेज बना के रखा था। इन दी एंड क्या कहते हैं, नीट में भी 2 या 3 क्वेश्चन आया था, मैं मतलब 1 पेज में ही वो बना के रखा था। तो ये सब ना तुमको खुद पढ़ के असेस करना है कि तुम भूलते क्या हो। कॉन्सेप्चुअल चीज़ कोई नहीं भूलता, फैक्चुअल चीज़ भूलते हैं, जो जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। मार्कर में क्या लॉजिक लगाओगे तुम? तो ये सब चीज़ ना आखिरी के लिए बचा के रखा था। वही है, लास्ट का जनवरी से स्टार्ट किया था, 1.5 मंथ में पहला किया, फिर हाफ मंथ में किया, फिर ऐसा करके हो गया था लास्ट 1 वीक में। यही इंपॉर्टेंट तुमको स्टार्टिंग से ही ना अपना एंड का क्या कहते हैं मटेरियल इकट्ठा करने जाना है, कि तुमको ये चीज़ ये सब्जेक्ट से याद ही नहीं होता। जैसे सर्जरी में बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, टोडानी क्लासिफिकेशन, ये सब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तुम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर तुमको क्लास नहीं पता तो तुम मैनेज कैसे करोगे उस चीज़ को। तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। TNM स्टेजिंग, वो तुमको TNM क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के दो क्वेश्चन आए थे। मैं लास्ट में पढ़ा नहीं सर्वाइकल कैंसर, पेपर में मेरे को बहुत डाउट हो रहा था कि भाई 2 क्वेश्चन गए मेरे, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का स्टेजिंग में कन्फ्यूज़ हो रहा था मैं, बट दोनों सही थे, ठीक ही गया था। तो ये सब ना तुमको एंड दी एंड के लिए मटेरियल ना शुरू से छांट के रखना है, क्योंकि नहीं तो रिवीजन अगर नहीं करोगे ना आखिरी में दिक्कत जाता है। तुमको लगेगा तुम पेज पलटाते जाओगे, बोलोगे ये आता नहीं है, ये हो जाएगा, सब कॉमन सेंस है। इवेंचुअली कुछ भी कॉमन सेंस नहीं होता वहाँ ना, सिली मिस्टेक होने के बहुत चांस होते हैं, बहुत ज़्यादा। एग्जामिनर भी स्मार्ट होता है ना, वो 2 ऑप्शन फालतू ही देगा, तुमको 2 ऑप्शन में फंसा के रखेगा, और तुम वहाँ जाने के बहुत गंदे चांस होते हैं। क्योंकि 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, एक होता है जो तुमको बनेगा ही नहीं ना, तो तुम पहले से ही पता है कि छोड़ ही दो। एक क्वेश्चन होता है जो एग्जामिनर तुमको फंसाता है कि हाँ तू अप्रोच कर लेगा, लेकिन तेरे से गलत वाला ऑप्शन टिक करवाऊंगा। तो वो क्वेश्चन से बच के रहना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन ना OBGY में खतरनाक बनते हैं। OBGY में 4 ऑप्शन सही होते हैं, अगर तुमने एक भी पार्ट मिस किया क्वेश्चन का और तुम गलत टिक मारोगे। तुमको डिसेंट नहीं पता, डिसेंट का टाइमिंग नहीं पता, कितने आवर में कितना डिसेंट होता है, अरेस्ट कब होगा, तो तुमको अरेस्टेड फेज़ ही नहीं पता, तो तुम ऑप्शन कैसे बताओगे। वो जानता है कि तुम टाइम में थोड़ा इधर उधर करोगे और वो ऑप्शन में उसको रख के देगा और तुम गलत करोगे। तो बेसिकली वही है, रिवीजन तुमको स्टार्टिंग से छांट के रखना है, ताकि तुम लास्ट 1 वीक में क्या क्या पढ़ना है उसको पहले से रख के रहना, बस होता ही है। और फिर जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के दिन कैसा लगा? जब आपको पता कैसे चला कि रिज़ल्ट आ गया है,
और उस टाइम पे क्या कर रहे थे? पता कैसे मैं तो बेसिकली घर से आया था उस दिन, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, मैं सोचा पिज़्ज़ा खा के सो जाऊँगा। तो मैं ऑर्डर करके बढ़िया अपना आईपैड खोला, मैसेज आया मेरा इसका जूनियर का, बोलते हैं सर रिज़ल्ट आ गया बताओ। उन लोग को ज़्यादा चुल होती है ना सीनियर का रिज़ल्ट जानने में, थोड़ा जज भी करते ही हैं उन लोग, तो मैं भी करता था टू बी ऑनेस्ट। तो रिज़ल्ट आया, देखा, फीलिंग तो मतलब मेरे को डिसअपॉइंटिंग ही लगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 3000 की तरफ, ऑलमोस्ट 3000 था, बट ठीक है जो भी है। फिर क्या होता है प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ ऐसे फ्रेंड्स रहते हैं जिससे हम कांस्टेंट कांटेक्ट में रहते हैं कि यार तेरा इस टेस्ट में कितना आया, ये है कैसा जा रहा है, तो पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है करके, मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं हो रहा है। तो ऐसे दोस्तों कौन कौन से फ्रेंड्स थे और उनका जब रिज़ल्ट सुना तो फिर कैसा लगा? बेस इन टच तो मैं, भागवत और गोयल ही रहते थे, और आखिरी में रिज़ल्ट जब आया तो भागवत का तो मेरे जितना ही है, तो हम लोग टेस्ट में भी ऐसे ही रहते थे, बट गोयल बहुत बेटर किया, अच्छा लगा जान के कि अपने साथ वाला लड़का गया। और अश्विन भी है, वो तो बहुत ख़तरनाक कर दिया, तो अच्छा लगता है कि आसपास वाले थे। बट ठीक है, मेरे बैच में मेरे को लगा था ना हमारे बैच वाले फाड़ देंगे, पर बॉन्ड वॉन्ड का था क्या था, बट अपना बैच बहुत अच्छा था। मतलब यूजी टाइम में भी मेरे को एक्सपेक्टेड था कि 10,000 के अंदर बहुत लोग होंगे, बट नहीं थे। इस बार का रिज़ल्ट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि आसपास मेरे बहुत सारे लोग जिनका ना अच्छा आ सकता था उनका अच्छा नहीं आया। तो आखिरी में माहौल नहीं होता ना, जब सब डिसअपॉइंटिंग है तो तुम पार्टी किसके साथ करोगे, इन दी एंड तो पार्टी ही करना है। तो वो था कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था आसपास, मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा था। मतलब 3000 एक्सपेक्ट था, 5000 मिला, बट ठीक है, मिल जाएगा अपने हिसाब से। फिर जब नीट का रिज़ल्ट आ गया और 2 महीने बाद इनीसेट का एग्ज़ाम था, तो मेरा ऐसा था कि मैं शुरू में थोड़ा सा पुश किया कि करना चाहिए यार, भले 16,000 है नीट में, इम्प्रूव होगा ना होगा बात की बात है, अपने को अपने तरफ से एफर्ट देना चाहिए। तो क्या ऐसा मन में था कि यार इसमें अच्छा रैंक आया ही है, मेरे को और पुश करना चाहिए, और फिर कैसे उसके लिए क्या टारगेट था, क्या था? मेरे हिसाब से मेरा रैंक पसंद नहीं आया था, मतलब मैं तो डिसअपॉइंट हुआ था उस दिन। मैं 2 दिन बाद लाइब्रेरी चले गया था, क्योंकि मेरे को लगा अब इन्हीं सेट में ही कुछ होगा, यहाँ तो नहीं लग रहा है। क्योंकि मेरा ऐसा था, मैं काउंसलिंग का लास्ट ईयर का रिज़ल्ट भी नहीं देखा था, क्योंकि मेरा ऐसा था कि एक इन्हीं सेट अच्छे से देना है, नवंबर वाला मजाक में दिया था, तो एक इन्हीं सेट अच्छे से देना है करके मैं गया था। और प्लस इसलिए मैं काउंसलिंग का रिज़ल्ट नहीं देखा लास्ट ईयर का नीट का, क्योंकि मुझे पता था सर्जरी तो अच्छी जगह से मिल जाएगा और मैं थोड़ा ना खुश हो जाऊंगा उसको देख के, पढ़ना छोड़ दूंगा। मेरे आसपास भी बोल रहे थे तू इतना डिप्रेस क्यों है, अच्छा रैंक तो है तेरा, पर होता है ना खुद की एक्सपेक्टेशन जब टच नहीं होती तो तुम तो खुद डिसअपॉइंट हो गए ना। दूसरे से कंपेयर थोड़ी कर रहा हूँ मैं खुद को, मैं खुद से ही बार सेट किया हूँ, बार टच नहीं हो रहा तो अच्छा नहीं लगता है। तो वैसा था, तो मैं दूसरे दिन ही गया था इन्हीं सेट, दूसरे दिन से चले गया था इन्हीं सेट पढ़ने। जूनियर लोग भी आके बोले क्या सर यहाँ क्यों बैठे हो, बहुत वो हो जाता है ना, क्या करोगे सर इन्हीं सेट में है ना, मार्क्स अच्छे आते हैं, रिजल्ट अच्छा आता नहीं है। तो वो था, पर मैं इन्हीं सेट इसीलिए देने गया क्योंकि एक ही अटैम्प्ट देना है। इन्हीं सेट मेरा एक बार मन था इन्हीं सेट अच्छे से देना है, नंबर है जो आए बट एक बार अच्छे से देना है। तो इन्हीं सेट का पढ़ा था, रैंक उसमें वही 1400 आई, मिलेगा तो कुछ खास नहीं बट ठीक है, अच्छा लगा इन्हीं सेट का पढ़ के। और ना बोर भी इतना हो जाता है ना आदमी, क्या ही करेगा, तो मैं पढ़ ही लेता था। तो ये तो हो गई पूरी जर्नी कि कैसा कैसा था सब कुछ। अब इस जर्नी में आपको कहाँ कहाँ पे आपको लगता है कि मिस्टेक हुई, कहीं कहीं पे छोटी छोटी बड़ी जो भी है, और आप इम्प्रूव कर सकते थे वहाँ पे जिससे आपका रैंक और अच्छा आ सकता था। और इसी से रिलेटेड आप व्यूअर्स को जो नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से ना मैं गलती वही किया, ऑप्थल मेरे को पसंद नहीं था तो बहुत इग्नोर किया ऑप्थल से, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मैं खींच सकता था। और फिर एनआर्ट थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ा था एनआर्ट, क्योंकि एनआर्ट से नीट में क्वेश्चन भी नहीं आते थे, एम्ब्रियो का क्वेश्चन बन जाता बट इग्नोर किया था। 1-2 क्वेश्चन मेरे को लगा वहाँ से निकल सकते थे। मतलब शॉर्ट सब्जेक्ट को मेरे को लगा, मैं शॉर्ट सब्जेक्ट नहीं और फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट थोड़े लगते हैं कि वहाँ लैग किया। फर्स्ट ईयर में भी मेनली एनआर्ट, बायोकेम तो बहुत अच्छा था, तो शॉर्ट सब्जेक्ट थोड़ा इग्नोर किया, इस वजह से मेरे को लगता है। और माइक्रो बहुत गंदा, मतलब जिस कोचिंग से किया था मेरे को लगता है वो क्लिनिकली कोरिलेट ही, मतलब एक टाइम पे ऐसा था ना माइक्रो के क्वेश्चन सीधा एग और ये सब पूछते थे, क्लिनिकल नहीं बनते थे, बट अब सारे क्लिनिकली बनते हैं। तो मैं क्लिनिकली माइक्रो मेरा, इसलिए मेरे को लगता है माइक्रो मेरा बहुत ख़राब था, नहीं अच्छा नहीं था माइक्रो। तो वो था, ये 2-3 सब्जेक्ट किया होता तो वो है। और सजेस्ट जूनियर को तो सबसे पहला सजेशन ना, कोचिंग को वर्शिप मत करना,
कोचिंग है, तुम्हारा रिजल्ट कोचिंग नहीं लाएगा, तुम्हारा एफर्ट लाएगा। कोचिंग बस तुम्हारे उसको पुश करता है। तो टीचर डिपेंडेंट आई गेस, टीचर अच्छे खोज लो, किसी भी कोचिंग से पढ़ो, जैसे एनआर्ट अश्विनी सर से कर लो, और क्या कहते हैं मेडिसिन मेरे को इसका अच्छा लगता है डैम्स का, क्योंकि मेडिसिन पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है और डैम्स वाले बहुत प्रिसाइज और बहुत छोटा नोट्स है मेडिसिन, तो रिवाइज बहुत जल्दी होता है। और सर्जरी जैसे मैं रोहन सर का किया था, बहुत छोटा कंसाइज है। तो ना टीचर पे जाओ एज़ कम्पेयर टू कोचिंग पे ना गाना मत गाओ। मैं देखा हूँ जूनियर ना आके ना पहला क्वेश्चन क्या करे, सर कौन सा ऐप लूँ? भाई कोई सा भी ऐप ले, तू वो ऐप भी मत ले, टेलीग्राम में फ्री में मिल जाता है तेरे को, मांग के भी पढ़ सकता है अगर तेरे को मतलब फाइनेंशियली यू आर नॉट दैट गुड। का मटेरियल बहुत मिल जाता है, बहुत और दूसरा, हाँ मटेरियल से दूसरा चीज़ याद है, मटेरियल इकट्ठा नहीं करना ना। तुम ना डैम्स का भी एक नोट्स रखे हो, फिर वो प्रेप का भी रख लियो, क्या करोगे भाई, बेचोगे क्या मटेरियल की? सब मटेरियल इकट्ठा कर लियो और तुमको रिवीजन करने के लिए एक भी नहीं, तुम ना मेरा ऑर्थो का ये है कि मैं ऑर्थो ना पहले डैम से किया था, पर वो मेरे को उतना नहीं अच्छा लगा, तो बाद में मेरे को स्विच करना पड़ा मैरो पे। बट दोस्त जब जगह से पढ़ लिया ना, मेरा ऑर्थो रिवीजन में 1 से 2 दिन लग जाता था। इतना छोटा सब्जेक्ट को तुम 2 दिन दे रहे हो, वो बहुत दिक्कत करता है। तो इसलिए ना एक टीचर का एक जगह से पढ़ो, एक सब्जेक्ट को एक जगह से पढ़ो और वहीं से बार पढ़ो, 10 जगह से इकट्ठा मत करो चीज़ें। टेस्ट से चलो, टेस्ट में तुमको थोड़ा बहुत मटेरियल इधर उधर मिल गया तो ऐड कर लो, और वो भी जब ना बार रिपीट हो वो टॉपिक, एक बार नहीं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन जीटी में बहुत फालतू क्वेश्चन भी आते हैं ना, बहुत हाई फाई, वो उतना मैटर नहीं करेगा अनटिल अनलेस वो ना टॉपिक से रिपीट हो रहा है, जो टॉपिक पूछते हैं, तो वो तुम नोट्स में डाल सकते हो। तो कोचिंग वर्शिप मत करना, टीचर को वर्शिप करो तो भी चलेगा। तो मेन सजेशन वही है, और कंसिस्टेंसी और बाकी सब चीज़ तो तुमको पता ही है, उसको क्या ही बताऊँ मैं। तो ये थी जर्नी डॉक्टर सौरभ मौर्य की, काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। थैंक यू सौरभ, थैंक यू फॉर हैविंग मी और बहुत अच्छा लगा। और बाहर काफ़ी गर्मी है, इनके रूम में बैठे हुए हैं अभी, और अब ठीक है। और भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और भी इसी तरह से और भी कुछ टॉपर्स हैं और जिनका बहुत अच्छा मार्क्स आए, उनसे भी जाके और बात करेंगे। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर लेना, और नीचे कमेंट में अपने डाउट पूछ सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।